आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह है पेप्टिक अल्सर डिजीज या गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर क्या चीज है, इसे हम थोड़ा समझेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर वह होता है जब हमारे पेट या छोटी आंत में कहीं कोई अल्सर हो जाता है, तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या क्या लक्षण होते हैं? तो ज्यादातर मरीज जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि मेरे सीने में जलन हो रही है, मेरी भूख कम लगती है, मुझे खाना खाने का मन नहीं करता, मेरा पेट फूला हुआ है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है या गले में पानी आ रहा है। अलग अलग लोग कहते हैं कि उल्टी होने से जी मिचलाना होता है, लेकिन इससे कई तरह की परेशानियां आती है और उनमें से कुछ में जटिलताएं पैदा हो जाती है जो कई लोगों को होती है, जैसे कि छेद हो जाना या खून आना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसे खून की उल्टी हो रही है या उसका पेट फूला हुआ है, तो यह कई बड़ी समस्याओं के साथ आ सकता है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज किन कारणों से होती है? पेप्टिक अल्सर डिजीज का सबसे पहला कारण, खासकर हमारे बांग्लादेश के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि हम जो दर्द की दवाइयां खाते हैं, अगर हम ये दर्द की दवाइयां खाली पेट या बिना नियम के खाते हैं, तो इससे क्या होता है, यह अल्सर हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से भी हमें यह पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई शराब पीता है या कोई अगर नियमित रूप से खाना नहीं खाता, बहुत ज्यादा मसालेदार या तैलीय खाना खाता है, तो भी यह समस्या हो सकती है। ऐसे मामलों में भी ये चीजें पेप्टिक अल्सर डिजीज का कारण बनती हैं या इसे बढ़ाने के लिए एक सहायक कारक के रूप में काम करती हैं। हम किन किन जांचों के माध्यम से इसका निदान कर सकते हैं? जब हमारे पास कोई मरीज आता है और हमें संदेह होता है कि उसे पेप्टिक अल्सर डिजीज है, तो सबसे पहले जो काम हम करते हैं वह है ऊपरी जीआई एंडोस्कोपी करना। एंडोस्कोपी हमारी पहली जांच होती है। इस जांच के जरिए हम देख सकते हैं कि कहीं अल्सर तो नहीं हुआ है, या कई बार अल्सर नहीं भी होता, लेकिन जो अल्सर बनने से पहले की अवस्था होती है उसे भी हम देख सकते हैं, या फिर गैस्ट्राइटिस या संक्रमण भी हो सकता है, तो वे भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई अल्सर मिलता है तो हम वहां से बायोप्सी लेते हैं, वहां से हम ऊतक निकालकर उसकी जांच करते हैं। कई बार देखा गया है कि गैस्ट्रिक अल्सर में जोखिम हो सकता है, यह कभी कभी कैंसर में भी बदल सकता है, तो ऐसे मामलों में हम वहां से बायोप्सी लेकर जांच करते हैं कि कहीं मैलिग्नेंट सेल्स या कैंसर के जीवाणु तो नहीं है, यह जांच कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग एंडोस्कोपी कराने से डरते हैं और मना कर देते हैं, कहते हैं सर मैं एंडोस्कोपी नहीं करवाऊंगा। ऐसे मामलों में हमारे पास लेकिन और भी कुछ जांचें होती हैं, जैसे हम कहते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट। हाँ, हम अपनी सांस के जरिए भी यह टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास खून की भी कुछ जांचें होती हैं, जैसे हम इसके लिए एंटीबॉडी देख सकते हैं। और भी कुछ खून की जांचें होती हैं, जैसे हेलिकोबैक्टर संक्रमण या किसी भी पेप्टिक अल्सर डिजीज के कारण कई बार एनीमिया हो सकता है, तो ये सब हम सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के जरिए देख सकते हैं। और इससे बचने का तरीका क्या है? असल में यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, बांग्लादेश के ज्यादातर लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज या गैस्ट्रिक की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इससे बचने का पहला तरीका है कि अगर हम सही नियमों का पालन करें। हम जो खाना खाते हैं, असल में देखा गया है कि हम में से ज्यादातर लोग खाने के नियमों का पालन नहीं करते। हम सुबह नाश्ता करते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। रात में देखा जाता है कि हम 1 या 2 बजे तक जाग रहे होते हैं, खाना पीना नहीं कर रहे। तो मैं कहता हूं कि आपको खाना नियम से और समय पर खाना चाहिए। अगर समय पर खाना मिस हो रहा है तो रोज कम से कम 5 बार खाना चाहिए। सुबह नाश्ता किया, 11 बजे के आसपास कुछ खाना चाहिए, दोपहर 2 बजे फिर खाना खाया, शाम 5-6 बजे के आसपास स्नैक्स खाया। रात का जो खाना है वो आपको खाना ही चाहिए। शाम 4 बजे से लेकर 9 या 10 बजे के बीच में खाना खा ले, और सोने से पहले अगर हो सके तो कुछ हल्का खाकर ही सोएं। ठीक है, कम से कम 1-2 बिस्किट या थोड़ा सा मुरमुरा या थोड़ा सा चिवड़ा। मेरी बात यह है कि आप अपना पेट खाली न रखें, क्योंकि अगर हम अपना पेट खाली रखते हैं तो जो एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट से निकलता है वही हमारे अल्सर बनने में मदद करता है।
अगर अल्सर हो जाए तो यह और भी नुकसान करता है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि खाली पेट न रहें। दूसरी बात जो आपके लिए जरूरी है वह यह है कि आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, लेकिन यह पानी एक साथ पीने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठकर बहुत सारा पानी पी लेता हूँ, 2 या 3 लीटर। मैं कहता हूँ कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 बोतल रखें और सोचें कि मैं पूरे दिन में यही पानी पीऊंगा। अगर आप माने कि एक बोतल 1 लीटर की है, तो आपको कम से कम 2 बोतल पानी पीना चाहिए। बोतल छोटी हो तो 1 या आधी बोतल पीनी होगी। इसी तरह पानी का सेवन बनाए रखना है। पानी पीने के साथ हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि खाने के 15 मिनट बाद पीना चाहिए। इससे खाने के बाद असहजता या पेट फूलने की समस्या नहीं होगी। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें यह स्मोकिंग जरूर छोड़नी चाहिए। हमारे गैस्ट्रिक अल्सर के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला और हानिकारक चीज यही सिगरेट या स्मोकिंग है। फिर भी हमारे गांव देहात में या जो हमारी दादी नानी, चाची या माता पिता है, वे कहते हैं कि मैं तो पान खाती हूं, सिगरेट नहीं पीती। लेकिन सिगरेट की तरह ही पान भी नुकसान करता है। जो चूना और जर्दा हम खाते हैं, ये सब भी हमारे पेट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और जो लोग अल्कोहल पीते हैं, उन्हें भी अल्कोहल छोड़ना चाहिए। अगर हम इस तरह से नियमों का पालन करें तो हमें गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी। ऐसे में दवा हमें क्या लेनी चाहिए? जैसा मैंने कहा, अगर आपको थोड़ी समस्या हो तो आप देख सकते हैं कि फार्मेसी में जा रहे हैं, गैस्ट्रिक की दवा खा रहे हैं। मेरे पास आकर मरीज कहते हैं मैंने 20 पावर की दवा खाई, असर नहीं कर रही। 40 पावर की भी खाई, फिर भी असर नहीं कर रही। तो असल में पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है या नहीं। और हमारे पेट में और भी कई बीमारियां हो सकती हैं, या हमारी आंतों में भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आईबीएस या आईबीडी है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते या समझते नहीं। पुराना दस्त जिसे हम बोलते हैं। इन कारणों से भी पेट फूल सकता है, खाना ठीक से नहीं पच सकता, कई बार टीबी भी हो सकती है। मेरी बात यह है, सिर्फ ये न सोचे कि मुझे गैस्ट्रिक समस्या है और दवा खा लें। एक समय आ सकता है जब ये समस्या बहुत बड़ी हो जाए। जैसा मैंने बताया, समय के साथ पेट का कैंसर हो सकता है, इसलिए दवा सोच समझ कर लें। कौन सी दवा लेनी है ये आप खुद तय न करें, बल्कि मेरे या डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी स्थिति अनुसार दवा देंगे, उसी हिसाब से दवा लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा।